गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने अपना डीटे प्लस एसपी इंग्लिश लिटरेचर का 2 क्लास ले लिया था और आज जो है ये हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चौसा एंड हिज कंटेम्प्रोरी के बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, बेसिकली क्या था इस पीरियड में वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे यहाँ के हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री इस एज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एज, हिस्ट्री ऑफ चौसर एज। ये सारे का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हम लोग पहले बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ चौसर एज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या था ना, हम लोगों ने देखा था ट्रांजिशन का ये पीरियड था, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया भी था। ट्रांजिशन का पीरियड था एंड टर्बुलेंस। भैया ट्रांजिशन का तो हमने बताया था आपको कि ये ओल्ड से अर्ली मॉडर्न की तरफ जा रहा था, रिजेनेंस की तरफ जा रहा था। ठीक है, बट ये टर्बुलेंस का तो मैंने आपको बताया ही नहीं था। तो ये क्या था, टर्बुलेंस क्यों था। इस वक्त क्या हो रहा था ना, 100 ईयर वार चल रहा था। ठीक है, जिस कारण से बहुत सारी परेशानियां हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे उसका। ठीक है, कि क्या परेशानियां थी, जिस कारण से इसे हम टर्बुलेंस का बोलते हैं। ठीक है, परेशानियों का पीरियड बोलते हैं। ट्रांजिशन का पीरियड क्यों बोलते हैं ये पता चल गया। टर्बुलेंस क्यों बोलते हैं ये पता चल गया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 100 ईयर वार उस वक्त चल रहा था। ठीक है ना, ये दो चीज हम लोगों ने देख लिया। फिर हम देखते हैं कि ये जो 100 ईयर वार चल रहा था, दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा, जो हमारा 100 ईयर वार चल रहा था, इसमें क्या हुआ ना, जो भी इंग्लैंड के लोग थे उस वक्त, तब उनमें राष्ट्रवाद अब जागना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अवेक इन इंग्लैंड पीपल। ठीक है, इंग्लैंड के लोगों में राष्ट्रवाद का भाव उत्पन्न होने लगा। ठीक है, शुरुआत होने लगा। तीसरा जो पॉइंट है इससे रिलेटेड वो ये है ना, इस वक्त जो है ना, अब न्यू लैंग्वेज स्टार्ट हो गया था। ठीक है, न्यू लैंग्वेज का बिगिनिंग हो गया था। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि जो ओल्ड एज था इंग्लिश का, उसमें वर्बली बोल के ट्रांसमिट किया जाता था नॉलेज को। ठीक है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे की तरफ। और उसके बाद उसके हाफ पीरियड जब ओल्ड एज का खत्म हो गया था, तब धीरे धीरे अब ट्रांसफॉर्म होने लगा था वो रिटन लैंग्वेज में। ठीक है, इसलिए इस पीरियड को भी हम बोलते हैं न्यू लैंग्वेज। इस यहाँ पे बिगिनिंग का स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था आना। ठीक है, एक पॉइंट और है यहाँ पे, इस वक्त क्या था ना, लोग फेडरलिज्म से दूर हो रहे थे। ठीक है, मूव अवे हो रहे थे इससे। ठीक है, और किसकी तरफ जा रहे थे, इंक्रीज हो रहा था इन लोगों में ट्रेड का क्रेज। ठीक है, अब ये लोग खुद का व्यवसाय चाहते थे, खुद का ट्रेड करना चाहते थे, इसलिए ये फेडरलिज्म से दूर हो रहे थे, सामंतवाद से दूर हो रहे थे। बॉस, अब सामंतवाद क्या होता है, मे बी कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा और ये बहुतों को पता भी होगा, तो मैं एक जनरल बता दूं आप लोगों को कि इसमें क्या होता था ना, जो भी अपर क्लास के लोग होते थे उनके लिए कुछ लोग काम करते थे उनके नीचे। ठीक है, उनके लिए काम करते थे, उनके बदले किसी से उन्होंने लड़ लिया या कुछ भी, उनको प्रोटेक्ट करते थे। उसके बदले जो अपर क्लास के लोग थे, नोबलिस्ट लोग थे, वो उनको कुछ पीस ऑफ लैंड देते थे या उनको प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, वो जो वैसा सिस्टम था उसे हम बोलते थे फेडरलिज्म। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया, ट्रांजिशन देख लिया, 100 ईयर का देख लिया, न्यू लैंग्वेज इस वक्त बिगिन हुआ, फेडरलिज्म देख लिया। ठीक है, तो हमारा हिस्ट्री जो भी था ओवरव्यू वो हमने ले लिया इसका। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट भी हुए थे चौसर के पीरियड में। सम इम्पॉर्टेंट इवेंट। ठीक है, तो जो पहला इवेंट था जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, ठीक है, 100 ईयर वॉर। ये 100 ईयर वॉर मेरा कब से कब तक चला था, ठीक है, 1337 से लेके 1453 तक हमारा ये चला था 100 ईयर वार। इस 100 ईयर वार किसके किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था हमारा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, किस लिए हुआ था ये,
ये हुआ था फ्रेंच थ्रोन को लेके। फ्रेंच की गद्दी को लेके ये लड़ाई हुई थी हमारी। और ये 100 ईयर वार को हम लोग डिवाइड करते हैं, इनको जो है ना लिटरेचर में डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ओके, कौन कौन से वो 3 पार्ट थे? पहला जो पार्ट था हमारा, वो था हमारा एडवर्डियन वार का पीरियड। स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, आप लोग से मैनेज करना है, अदरवाइज मैं आप लोगों को तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी PDF। ठीक है, एडवर्डियन वार। दूसरा था कैरोलाइन वार, कैरोलाइन वार। ठीक है, एंड जो थर्ड था हमारा, ठीक है, वो हमारा था लैंकास्ट्रियन, लैंकास्ट्रियन वार। ठीक है, एडवर्डियन वार जो था वो हमारा चला था, ये जो था हमारा, ये चला हमारा 1337 से लेके 1360 तक। ठीक है, कैरोलाइन जो था वॉर, वो हमारा चला 1369 से लेके 1389 तक, 1389 तक। ओके, और जो लास्ट में हमारा लैंकास्ट्रियन वार था, वो हमारा चला 1415 से लेके 1453 तक। ठीक है, तो हमने अभी तक 100 ईयर वार में क्या क्या देख लिया कि ये किन दोनों के बीच में हुआ था। ये हुआ था हमारा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, और इसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो हमारा पार्ट क्या था? एडवर्डियन, कैरोलाइन और लैंकास्ट्रियन। एडवर्डियन का पीरियड कब से कब तक था? 1337 से लेके 60 तक, 1360 तक। उसके बाद आता है हमारा कैरोलाइन वॉर। कैरोलाइन पीरियड कब से कब तक था? 1369 से लेके 1389 तक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग तो लैंकास्ट्रियन वॉर। लैंकास्ट्रियन वॉर हमारा कब से कब तक था? 1415 से लेके 1453 तक। ठीक है, बट वार है, ये लड़ाई है, तो इसका अंत तो होगा ही। बट अंत किससे जीत से हुआ? तो इसका जो अंत है इस लड़ाई का, ठीक है, इसमें लास्ट में फाइनल जो बैटल हुआ हमारा, ठीक है, फाइनल बैटल में फ्रांस जीता था। ठीक है, फ्रांस इसे जीत गया। ठीक है, फ्रांस तो जीत गया, बट इस लड़ाई के बाद, ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ वॉर, ठीक है, टू मेजर कंट्री इमर्ज। 2 मेजर कंट्री का इमरजेंस हुआ। ठीक है, वो 2 मेजर कंट्री कौन कौन से थे? पहला था हमारा इंग्लैंड एंड दूसरा था हमारा फ्रांस। ठीक है, नाउ अब कहीं पे भी अगर वार होगा तो वहां पे कुछ पैसे खर्च होंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ भी हुआ था, एक्सपेंडिचर बढ़े वार के लिए। लेकिन जब वार एंड हुआ तो अब इंग्लैंड को अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल करने के लिए फिर से फंडिंग की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। तो वो पैसे कहाँ से लाते? तो उन्होंने क्या किया ना, वहाँ के क्राउन ने, वहाँ के गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया कि भैया अब तुम टैक्स पे करो हमको। और वो पे किससे मांग रहे थे? वो मांग रहे थे अब वहाँ के जो भी कॉमन पीपल थे उससे। ठीक है, बट जब ये 100 ईयर वॉर चल रहा था तब तो ज्यादा काम हो नहीं पाया था, काम तो ठप पड़ा हुआ था, तो वो लोग पैसे कहाँ से देते? तो इस बात में उथल पुथल हो गई और जो भी वहाँ के कॉमन पीपल थे वो अनरेस्ट हो गए। ठीक है, ये था हमारा 100 ईयर वॉर। इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा इवेंट था, वो था ब्लैक डेथ। ठीक है, ये हमारा था 1348 से 1350। इसमें क्या था? इट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज बर्बरिक प्लेग। इस समय जो है ना, ये एक प्लेग था, बर्बरिक प्लेग, जिसको ब्लैक डेथ नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्योंकि ये जो बीमारी था ना, ये लाइलाज बीमारी था, इसका उस समय कोई भी इलाज नहीं था। एंड ये जिससे भी हो जाता वो उसका मरना जो है ना तय था, निश्चित है। ठीक है, मृत्यु उसमें निश्चित थी इनकी। ठीक है, तो इस कारण से इसका नाम पड़ा ब्लैक डेथ।
ये बेसिकली किसके कारण होता है, जस्ट फॉर एक जनरल मैं आपको नॉलेज दूं तो ये एक फ्ली के कारण होता है, ठीक है, जो कि एनिमल्स के बॉडी पे पाए जाते हैं, लाइक रैबिट, स्क्वेरल, काउ, इस सब के बॉडी पे पाए जाते हैं। तो वहां से ये बर्बरिक प्लेग फैला, ठीक है। इस प्लेग के फैलने में क्या हुआ, इसमें तो मेडिसिन उतनी थी नहीं, तो जो 30 से 40 जो परसेंट थे पॉपुलेशन, ठीक है, ये इनका डेथ हो गया। 30 से 40% जो थे डेथ हो गया। वहां का पॉपुलेशन घटा इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड का पॉपुलेशन से घटा। इंग्लैंड में अब किसका पॉपुलेशन घटेगा, आप अगर बेसिकली देखो, जब यहाँ पे कोरोना हुआ तो क्या जो रॉयल क्लास के लोग थे उनकी ज्यादा मृत्यु हुई, या फिर जो कॉमन पीपल हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं उनकी ज्यादा मृत्यु हुई? तो हम देखेंगे कि जो रोजमर्रा के लिए जो घर से निकलते थे उनकी कोरोना के टाइम पे मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो सेम यहाँ भी था, वो लोग रोजमर्रा के काम के लिए निकलते थे, क्योंकि भैया अगर कमाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से, ठीक है। जिस कारण से उन लोगों में ये प्लेग जो है काफी तेजी से फैला, और उन लोगों का इलाज भी उस वक्त पॉसिबल नहीं था, तो उन लोगों की डेथ हो गई। डेथ होने से क्या हुआ ना, जो भी वर्किंग क्लास के लोग थे उनका पॉपुलेशन कम हुआ, और अपर क्लास के लोग जो वर्किंग क्लास के लोगों से काम लेते थे, अब वो काम कैसे लेते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कम हुआ तो उन लोगों ने, जो वर्किंग क्लास के लोगों ने अपना डिमांड बढ़ा दिया पैसे का, कि भैया अब इतने पैसे दोगे तो काम करेंगे। तो जिस कारण से जो अपर क्लास के लोग हैं वो भी ऑफेंड हो गए थे, ठीक है। बट अगर हम देखें तो ये ब्लैक डेथ जो है चौसा के पीरियड में 4 बार आया। एक बार तो हमने देखा 1348 में, ठीक है। जो दूसरा हमारा आया वो आया हमारा 1362 में, फिर आया 1367 में, एंड उसके बाद आया ये हमारा 1370, ठीक है। तो ये टोटल मिला के ना ये 4 बार आया, ठीक है। कब कब आया, 1362, 67 एंड 1370। नाउ ये दो इवेंट हमने देख लिया, तीसरे इवेंट पर हम बात करते हैं इस वक्त की। तो जो तीसरा इवेंट था वो था हमारा पीजेंट रिवोल्ट, ठीक है। ये पीजेंट रिवोल्ट हमारा कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1381 में। पीजेंट रिवोल्ट बेसिकली क्यों हुआ था, इस वक्त जो है ना क्राउन ने टोल टैक्स लगा दिया था, ठीक है। क्या लगा दिया था, टोल टैक्स लगा दिया था। तो जिसके कारण ये रिवोल्ट हुआ कि भैया हम टोल टैक्स क्यों दें, ठीक है। और उस रिवोल्ट को जो लीड कर रहे थे, ठीक है, उनका नाम था वॉट टाइलर, उनका नाम था वॉट टाइलर। इन्होंने क्या डिमांड किया, इन्होंने कुछ डिमांड रखा, ठीक है। पहला तो डिमांड इन लोगों का था टोल टैक्स भैया हटाओ, टोल टैक्स रहेगा तो भैया हम रिवोल्ट करते रहेंगे। दूसरा इन्होंने बोला ये जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो जातिवाद कर रहे हो ना इसको रिमूव करो। और फिर उन्होंने बोला तीसरा कि जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनके वेजेस को अब इंक्रीज किया जाए, अब सेम वो कम आमदनी में हम लोग काम नहीं करेंगे। बट इस रिवोल्ट का फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अगर इन जनरल बात करें तो ये जो टोटल रिवोल्ट है ये हुआ हमारा अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, ठीक है। इस रिवोल्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता था, कुछ नहीं हुआ। एक आध दो चीज इसमें हुए तो हुए, नहीं तो वो भी सिर्फ चेंजेस जो है ना वो सिर्फ 1 मंथ के लिए थे, उसके बाद फिर ज्यों का त्यों। तो इसलिए इस रिवोल्ट को जो है ना अनसक्सेसफुल माना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इस पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इस पीरियड की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इस टाइम पे जो है ना सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। पहला पार्ट था हमारा सोसाइटी का चर्च, दूसरा था नोवेलिस्ट, एंड जो थर्ड था हमारा ये था हमारा रेस्ट। मतलब कि इनके और इनके अलावा जो भी हमारे बच गए वो सारे रेस्ट में आ गए, ठीक है। सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड। चर्च वाले जो लोग थे ना ये अपने आप को इक्वल मानते थे, समान मानते थे क्राउन के, ठीक है। नोवेलिस्ट जो भी अपर क्लास के लोग थे, एंड रेस्ट जो बाकी बच गए वो सारे रेस्ट में आ जाते थे, ठीक है। तो इस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। बट मीट 14th सेंचुरी आते आते देखा कि ये देखो ये सारी जो बातें हैं ना ये 1300 समथिंग से लेके बात हो रही है, क्योंकि हमने देखा 1337 से 100 ईयर वॉर स्टार्ट हुआ और वहां से ये सारी बातें आ रही है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये 14th सेंचुरी का बात हो रहा होगा, ठीक है।
हाफ 14th सेंचुरी तक तो 3 कैटेगरी में डिवाइड था, लेकिन जैसे ही मिड हाफ हमारा 14th सेंचुरी का एंड होता है तो धीरे धीरे एक और जो क्लास है वो हमारा जन्म लेने लगता है। उस क्लास का हमारा नाम था मिड 14th सेंचुरी के बाद, ठीक है, जो हमारा एक न्यू क्लास जन्म लेने लगा, ठीक है, न्यू क्लास हमारा जन्म लेने लगा। इस क्लास का नाम था अर्बन मिडिल क्लास। एंड ये अर्बन मिडिल क्लास जो है ये किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन प्रोफेशन। ये प्रोफेशन पे बेस्ड था, ठीक है। तो लास्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो कैटेगरी है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया था। पहले तो 3 था, बट मिड 14th सेंचुरी से ना एक और क्लास इसमें ऐड हो गया, अर्बन मिडिल क्लास, जो कि बेसिकली बेस्ड किस पे होते थे? प्रोफेशन पे बेस्ड होते थे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ की बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। तो मैंने अभी 100 ईयर वाला बताया आप लोगों को, तो उससे तो आप लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा कि उस वक्त यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी यहाँ की? स्टेबल नहीं थी, अनस्टेबल थी, ठीक है, अनस्टेबल थी यहाँ की कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं था, कुछ भी यहाँ पे बैलेंस नहीं था, ठीक है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक कंडीशन। क्यों नहीं था? टैक्स बढ़े, टोल टैक्स लगा, हाईवेज की डिमांड करते थे बट उन्हें जो आमदनी थी वो बहुत कम मिलती थी वर्किंग क्लास को। तो ये सब कुछ कंडीशन थे जिनके कारण जो है वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो स्टेबल नहीं थी, बैलेंस्ड नहीं थी, ठीक है। हमने बात किया था कि यहाँ के लोग फेडरलिज्म से अब मूव करते ट्रेड की तरफ, ठीक है। तो जो टाउन था वो हमारा कन्वर्ट होने लगा, किसमें कन्वर्ट होने लगा? कॉमर्स सेंटर में, ठीक है, ट्रेड के लिए, कॉमर्स सेंटर में फॉर ट्रेड। और ये जो ट्रेड है ना, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये लोग ट्रेड नहीं कर पाते थे क्योंकि उस वक्त उतना साइंस डेवलप नहीं था, उतनी वहां पे उन लोगों को क्या मैं बोलूँ उसे, हाँ, उतने जुगाड़ नहीं थे इन लोगों के पास, ठीक है। मुझे अभी वर्ड नहीं आ रहा है, बट जो वर्ड मुझे आ रहा है तो मैं वो बता रही हूँ कि उतने उन लोगों के पास थे नहीं, ठीक है, कि वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे अपना ट्रेड कर सके, तो वो चीज़ ये लोग नहीं कर पा रहे थे। बट हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस जो आस पड़ोस के जो राज्य थे उनसे इनकी ट्रेड स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। टाउन को कन्वर्ट कर दिया था उन्होंने कॉमर्स सेंटर में। यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ था टाउन सेंटर में, जब उन्होंने चेंज किया था ना, तो एक फॉर्मेशन हुआ था गिल्ड का, ठीक है, ट्रेड गिल्ड का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि लोगों से काम लेते थे और उनको वो अच्छे वेजेस देते थे, ठीक है। तो जिस कारण से क्या हुआ, जो वर्किंग लोग थे, वर्किंग पीपल थे, उनको रियलाइज हुआ था इस बात का कि उनकी जो है ना वैल्यू क्या है, वो जो काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, और अपर क्लास के लोग उससे कितने दे रहे हैं, ठीक है। तो जिस कारण से वो अगर वर्किंग क्लास के लोग अगर अपर क्लास के लिए कोई भी काम करते थे तो उसको खेत ही जोतना है, ठीक है। तो उस काम के लिए भी ना अब उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया था कि उसका वैल्यू क्या है, उस काम का क्या वैल्यू है। अब उसे कोई कम पैसे देता था ना तो वो उसे टोकते थे, ठीक है, पीजेंट लोग उन्हें बोलते थे। फिर एक और चीज यहाँ पे देखने को मिला था, चर्च, ठीक है। चर्च से अब बिलीव उन लोगों का हट गया था, ठीक है। अब उन लोगों को चर्च में बिलीव नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने देखा चर्च में करप्शन, ठीक है, चर्च में करप्शन हो रहा था, ब्राइब लिया जा रहा था, ठीक है, दिखावा कर रहे थे। तो इस कारण से चर्च से बिलीव उन लोगों का हट गया था। और इसी टाइम पे स्टैब्लिश हुआ था ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है। स्टैंडर्ड इंग्लिश भी इस टाइम पे स्टैब्लिश हो गया था। ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक, हिस्ट्री बताया, एंड इम्पॉर्टेंट जो 3 इवेंट थे वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे चौसर के बारे में, ठीक है। चौसर का जो फुल नेम था वो क्या था? वो था हमारे इनका नाम जेफरी चौसर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जेफरी चौसर, ठीक है, जेफरी चौसर। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1346
से लेके 1400 तक। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था लंदन में, लंदन थीम स्ट्रीट। ठीक है, थीम स्ट्रीट में इनका जन्म हुआ था। ये मिडिल एज के, जो मिडिल एज का मैं बात करूँ, इस टाइम के ये फेमस पोएट बने थे। ठीक है, फेमस पोएट थे अपने टाइम के। क्यों थे, कैसे बने, वो भी डिस्कस होगा। ठीक है, इनके जो फादर थे, फादर का नाम था जॉन चौसर। ठीक है, एंड जो इनकी मदर थी, मदर का नाम था एग्नेस कॉप्टर। ठीक है, इनकी मदर का नाम था एग्नेस कॉप्टर, फादर का नाम था जॉन चौसर। फादर जो थे इनके, ये किंग के कोर्ट में काम करते थे। ठीक है, जिस कारण से जेफरी चौसर को किंग के यहाँ काम करने में दिक्कत नहीं हुई और वो वहां पे तुरंत काम में लग गए। वो नाबालिग ही थे, 16 साल की थे तब उनको वहां पे पहला जॉब मिला था पेज का। ठीक है, उनको किसका जॉब मिला था, पेज का। 16 साल की उम्र में, 16 साल के एज में उनको पहला जॉब मिला था पेज का। पेज मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट। ये किसके पर्सनल असिस्टेंट बने थे फर्स्ट टाइम, वाइफ ऑफ लेनन। ठीक है, वाइफ ऑफ लेनन के ये पहले पर्सनल असिस्टेंट बने थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1366, ठीक है, में शादी की थी फिलोपा। ठीक है, फिलोपा से शादी की थी जो कि एम्प्लॉय थी उसी कोर्ट में। ठीक है, लेकिन शादी के पहले क्या हुआ था ना, 1359 में जो मैंने बताया था 100 ईयर वार चल रहे थे। ठीक है, उस वार में इनको भेजा गया था। ठीक है, इनको कुछ सैनिकों के साथ, कुछ कॉप्स के साथ भेजा गया था कि जाओ फतह करके आओ, जीत कर आओ तुम। बट वैसा कुछ हुआ नहीं, अरमानों पे पानी फिर गया और हुआ यूं कि इनको जो है कैद कर लिया गया, चौसर को। ठीक है, और उस वक्त के जो राजा थे वो राजा थे एडवर्ड। तो हम लोगों ने देखा कि जो एडवर्ड थ्री था उसने ट्रीटी साइन किया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बेंटेंजी। ठीक है, उसने ट्रीटी ऑफ बेंटेंजी साइन किया एंड इसके साथ साथ उसने 16 पाउंड भी फ्रेंच वालों को दिया। ठीक है, फ्रेंच के गवर्नमेंट को दिया ताकि वो जो चौसर हैं उनको वो छुड़ा सके, उनको वो रिहा करवा सके। ठीक है, और उसके बाद जब चौसर वापस आए इंग्लैंड तो उनको जो है वहां पे स्क्वायर ऑफ किंग्स बेड चैम्बर बना दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे वो तकरीबन जो है 5 से 10 साल के आसपास यहाँ पे उनका ये प्रोफेशन रहा चौसर का। ठीक है, इन्होंने शादी किया उन्होंने 1366 में चौसर ने शादी किया था। इनकी वाइफ का नाम था फिलोपा। ठीक है, फिलोपा इनकी वाइफ का नाम था और ये भी एक एम्प्लॉय थी किंग के कोर्ट में। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद एक समय ऐसा भी था जब ये ऑफिशियल जर्नी पे जाते थे काफ़ी ज़्यादा। वो पीरियड था हमारा 1368 से लेके 1387 तक। ठीक है, इस पीरियड में ये काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल जर्नी पे रहते थे। अब ये ऑफिशियल जर्नी पे इन्हें क्यों भेजा जाता था, क्योंकि ये जो थे एक डिप्लोमेट थे और अपने टाइम के ये सबसे ताकतवर या फिर सुप्रीम डिप्लोमेट जिसे हम बोलते हैं ना, वो थे ये अपने टाइम पे। ठीक है, इस कारण बट उनकी एक जर्नी हुई थी इटली की और ये जो जर्नी है ना उनके पोएट्री में काफी अच्छा योगदान दिया। ठीक है, जिसके बाद यहाँ की जर्नी करने के बाद वो काफी ज्यादा फेमस हुए थे अपनी पोएट्री को लेकर। ठीक है, इस जर्नी में, इटली की जर्नी में ना उनकी जो मुलाकात हुई, ठीक है, वो हुई थी
इटालियन ह्यूमनिस्ट, ठीक है, इटालियन ह्यूमनिस्ट पेट्रार्क से, इटालियन ह्यूमनिस्ट पेट्रार्क से इनकी मुलाकात है। और इटालियन ह्यूमनिस्ट पेट्रार्क जो थे उन्होंने इसको चौसर को इंट्रोड्यूस करवाया, किससे इंट्रोड्यूस करवाया? मिडिल मिडिल इटालियन पोयम से, ठीक है, मिडिल इटालियन पोयम से चौसर को इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके बाद चौसर ने इस जो इटालियन पोयम थे उनको अपने कविता में लाए, ठीक है, और इसके थ्रू वो काफी अच्छा अपने पोयम को निखारा अपने पोयम को। और उस वक्त जो है इनकी जो पोयम जो थी लिखी हुई चौसर की वो काफी ज्यादा सक्सेस पाया, ठीक है, सक्सेस पाई इसमें, एंड वो काफी ज्यादा चरम पे थे उस वक्त, ठीक है। बट इंसान का जो लाइफ है ना वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो एक टाइम ऐसा भी आया ना जब इनको सामना करना पड़ा अपने देश निकाला का, ठीक है, इनको कोर्ट से निकाल दिया गया। तो वो टाइम कौन सा था? 1386। 1386 में ना इनको कोर्ट से निकाल दिया गया, ठीक है, और उसके बाद इनको देश से भी निकाल दिया गया, बैनिसमेंट कर दिया गया, ठीक है, देश से भी। और इनके साथ साथ, ठीक है, जो इनके प्रबंधक थे, जो इसके संरक्षक थे, ठीक है, उसका नाम था जॉन ऑफ गाउंट, ठीक है, इसे भी साथ साथ निकाल दिया गया। पर जैसे ही जॉन ऑफ गाउंट के बेटे सत्ता में आए, ठीक है, उन्होंने चौसर, तो जॉन ऑफ गाउंट के जो बेटे जैसे ही सत्ता में आए तो उनको दोबारा वापस बुला लिया गया, ठीक है, अपने लाइफ के अंतिम समय में। क्योंकि हमने देखा है ना कि इनको 1400 में चौसर की डेथ हो जाती है और 1386 में तो इनको निकाला ही गया था, ठीक है, देश से निकाला ही गया था। जब से ही इनको कोर्ट में लाया जाता है ना तो इनको एक पेंशन दिया जाता है, रॉयल पेंशन इनको देना स्टार्ट हो जाता है कोर्ट की तरफ से, ठीक है। एंड 1400 में डेथ हो जाती है चौसर की। और कहा जाता है ना जो इनकी डेथ हुई थी ना वो डेथ जो है रिचर्ड टू के जो इनेमी थे उन लोगों ने इनका डेथ किया था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। इनकी डेथ के बाद इनको दफनाया गया। इनको कहाँ पे दफनाया गया था? पोएट कॉर्नर, ठीक है, जिसे हम लोग वेस्टमिंस्टर एबे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वेस्टमिंस्टर एबे के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इनके मरने के बाद जो फर्स्ट पोएट थे इनके मरने के बाद, ठीक है, उनका नाम था जॉन लिडगेट। जॉन लिडगेट जो थे एक पोएटिक राइटर थे जिन्होंने इनके जो भी पोयम थे ना उनको कॉपी किया और इनके जो इन्फ्लुएंस था उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इनके पोएट्री को इन्होंने आगे बढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, जॉन चौसर के बारे में एक और बात, जो जॉन चौसर के जो संरक्षक थे, ठीक है, जॉन ऑफ गाउंट, उसकी जो वाइफ थी उनका डेथ हो गया था प्लेग में, जो ब्लैक डेथ हमने देखा था ना उसमें उनका डेथ हो गया था। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ना चौसर ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था बुक ऑफ डचेस, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि चौसर के लाइफ जो पोएटिक पीरियड था चौसर का उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। जो चौसर का पोएटिक कैरियर था, ठीक है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जो पहला पीरियड था हमारा ये हमारा था फ्रेंच पीरियड। जो दूसरा था हमारा ये था हमारा इटालियन पीरियड। एंड थर्ड जो था हमारा ये है हमारा इंग्लिश पीरियड, ठीक है। फ्रेंच पीरियड जो था इनका सबसे पहला पीरियड था इनके पोएटिक कैरियर का, ठीक है, इसमें वो यूथ थे और इस समय जो इनकी पोएम होती थी ना, इनकी जो पोएम होती थी वो लव बेस्ड होती थी। इनके पोएम में ना लव देखने को मिलता था, ओके। और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इस पीरियड में फ्रेंच से, ठीक है, फ्रेंच पोएटिक से जो पोएम से जो है चौसर की पोएम काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी और वो अपने यूथ पीरियड में लव टाइप की पोएम लिखा करते थे, ठीक है। इनकी जो फर्स्ट पोएम थी उसका नाम था ABC अ प्रेयर टू
दी वर्जिन, ठीक है। और इन्होंने ना एक ट्रांसलेट किया था फ्रेंच वर्ड को, ठीक है, उन उसका नाम था रोमन डेला, ठीक है, रोमन डेला रोज, रोमन डेला रोज उसने ट्रांसलेट किया था। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ट्रांसलेट किया था रोमन डेला रोज, इसे उसने ट्रांसलेट किया था। और ये जो थी ना, ये एक एलिगरी थी, ठीक है। इनके पोएम में ना उस वक्त लव एलिगरी देखने को मिलता था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं इटालियन पीरियड में, ठीक है। इटालियन पीरियड हमारा कब स्टार्ट होता है? जब हमने देखा था कि वो ट्रिप पे थे, उनको ऑफिशियल जर्नी के लिए जब इटली भेजा गया था, और वो ह्यूमनिस्ट पेट्रार्क से वहां पे मिले थे। तो उसके बाद उनके पोएम में जो है ना इटालियन जो है ना इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि जब वो वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत ही वैरायटी के लिटरेचर और आर्ट है वहां पे, ठीक है। और किस तरीके से रैपिडली चेंज हो रहा है लिटरेचर, उसने वहां भी उसे ऑब्जर्व किया। तब वहां से इन्होंने अपने अपने पोएट्री में इटालियन को ऐड किया था, ठीक है। ये था हमारा इटालियन पीरियड। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश पीरियड के बारे में, ठीक है, तो ये जो है अपना फ्रेश फ्रेश पोएम ये उस वक्त लिखा करते थे अपना, ठीक है। किसी से चोरी वगैरह कहीं से कुछ भी कॉपी करना ये नहीं करते थे, ओके। एंड इन्होंने ना कुछ पोएम लिखे इस वक्त, ठीक है। फॉर्मर एज, फॉर्मर एज, फॉर्च्यून, ट्रूथ जैसी पोएम इन्होंने इस समय लिखा। और इंग्लिश पीरियड के टाइम पे ही उन्होंने एक फेमस बुक लिखा था, ठीक है। इंग्लिश पीरियड के टाइम पे उन्होंने लिखा था एक फेमस, ठीक है, फेमस बुक उन्होंने लिखा था, उसका नाम था कैटरबरी टेल, ठीक है, कैटरबरी टेल। तो अब जो है ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा, कैटरबरी टेल्स। इसमें उन्होंने 29 पिलग्रिम्स के बारे में बताया है, तीर्थयात्री के बारे में बताया है, और उनकी एक एक स्टोरी है उसमें, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कैटरबरी टेल्स के बारे में, ठीक है, तो कैटरबरी टेल्स जो है ये फेमस बुक है इनकी, और इसमें जो है ना सटायर यूज किया गया है, ठीक है। और इन्होंने सटायर किस पे किया है? चर्च पे, नोवेलिस्ट पे, ठीक है, चर्च पे, नोवेलिस्ट पे इन्होंने सटायर किया है अपना। नाउ अगर हम देखते हैं तो इन्होंने इसमें क्या था ना कि टोटल 29 जो है पिलग्रिम्स थे, ठीक है, तीर्थ यात्री थे, जिन्होंने अपनी एक यात्रा के समय में एक एक कहानियां सुनाई थी, ठीक है। ये लोग तीर्थ यात्रा के थे, और ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये लोग जा रहे थे संत जेम्स बेकेंट, ठीक है, संत जेम्स बेकेंट के जो है ना मजार पे ये जा रहे थे, ठीक है। और मजार पे जाने के लिए ना इन लोगों ने एक प्लेस पे ये लोग मिले, ठीक है। और वो प्लेस कौन सा था जहां पे ये लोग मिले थे? वो प्लेस का नाम था टबार्ड इन, ठीक है। टबार्ड इन नाम के प्लेस पे ये लोग मिले थे, और वहां पे जो मेंटेन कर रहे थे, जो वहां के होस्ट थे, ठीक है, वहां के होस्ट का नाम था हैरी बेली, ठीक है। हैरी बेली यहाँ के होस्ट का नाम था। अब यहाँ पे हैरी, जब ये लोग सारे एक जगह पे मिले, ठीक है, तो वहाँ के जो होस्ट थे, अब वहां से उन्हें यात्रा तय करनी थी अपनी, ठीक है, मजार पे जाने के लिए। तो हैरी बेली ने कहा कि अगर हम लोग ऐसे ही जाते हैं तो हम लोग सब बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसने वहां पे ना उन्होंने एक एडवाइस दिया हैरी बेली ने कि यहाँ तक जाते समय और वहां से रिटर्निंग के टाइम पे ना हम सभी एक एक स्टोरी सुनाएंगे, और जिसकी स्टोरी बेस्ट होगी उसे एज अ ट्रीट जो है ना एक एलिगेंट डिनर मिलेगा, ठीक है, हम सभी की तरफ से। तो जितने भी 29 पिलग्रिम्स थे उन्होंने इस बात पे एग्री किया, ठीक है। तो इसी की कहानी जो है ना पूरी इस बुक में लिखी गई है। ऐसे तो चौसर ने जो है ना उसने सोचा था कि टोटल वो 120 स्टोरीज इस बुक में लिखेंगे,
बट वो सिर्फ 24 स्टोरीज डिटेल्स ही यहाँ इस बुक में लिख पाए। ठीक है, अब जो यहाँ पे कैरेक्टर है, ठीक है, इस बुक में जो है ना टोटल कुछ कैरेक्टर है जो इंपॉर्टेंट है आपके, मैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बता रही हूँ। जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो है द नाइट। ठीक है, द नाइट कैसे थे, ये हाईएस्ट जो सोसाइटी में जो हाईएस्ट पोजीशन होता है ये उससे बिलोंग करते थे। ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, ये जस्टिस के प्रति काफी ज्यादा वैल्यू रखता था इनका। ठीक है, जस्टिस जो है ना इनको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लगता था और ये हमेशा जस्टिस ही चाहते थे अपने लाइफ में। उसके बाद अगर हम इसे देखते हैं ना, जस्टिस, ट्रूथ के प्रति, ठीक है, किवैल्री, ये करेज थे। ठीक है, और ये जो है ना चर्च में भी बिलीव करते थे। ठीक है, ये चर्च में बिलीव इन चर्च। ठीक है, और ये जो है पहले नाइट जो है पहले कैरेक्टर थे जिन्होंने ना अपना स्टोरी सबसे पहले नरेट किया था। ठीक है, दी नाइट। इसके बाद जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है, जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है उसका नाम है स्क्वायर। अब स्क्वायर कौन थे, ये जो थे ये बेटे थे, ये नाइट के बेटे थे और ये काफी ज्यादा हैंडसम थे, कर्ली हेयर थे इनका, इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा था। उसके बाद ये अपने फादर से बिल्कुल अपोजिट, जहां इसके फादर करेज थे, जस्टिस में बिलीव करते थे, वैसा इनमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, इनका क्या था ना, ड्रिंकिंग शौक था इनका। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ये बार में ही रहते थे। हॉर्स राइडिंग, ठीक है, ये सब इनका शौक था और ये काफी अपोजिट थे अपने पिता के। ठीक है, नाउ अगर हम अब तीसरे कैरेक्टर की बात करते हैं, योमैन। योमैन जो है यहाँ के तीसरे कैरेक्टर है, ये जो है ना सर्वेंट है। ठीक है, किसका सर्वेंट है ये, नाइट और स्क्वायर का। ठीक है, और ये अपने मास्टर के प्रति जो है ना काफी लॉयल है। इसके पास हमेशा एक स्क्वाड रहता है। ठीक है, इसके पास हमेशा एक स्क्वाड रहता है, ठीक है, सपोर्ट के लिए। एंड ये जो है एक कोट पहनता है। ठीक है, इसका पहनावा क्या है, वियर कोट एंड एक हुड इसके सर पे रहता है, एक स्मॉल हुड जो है ना इसके सर पे रहता है। ओके, तो ये हो गया मेरा योमैन के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं योमैन के बाद तीसरे चौथे कैरेक्टर के बारे में, तो वो है हमारा मिलर। जो चौथा कैरेक्टर है वो है हमारा मिलर। ये फैट है। ठीक है, इसका जो शॉर्ट शोल्डर है ये, ठीक है, ठीक है, एंड ये रेसलिंग जो है ना गुड इन रेसलिंग। ओके, ये जो रेसलिंग में अच्छा है। ठीक है, ये सारे मिलर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, मैं डिटेल जो है आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, प्रोवाइड करवा दूंगी मैं। ठीक है, ये फोर्थ कैरेक्टर था हमारा। अब अगर हम फिफ्थ कैरेक्टर की बात करें तो वो है हमारा रीव। ठीक है, रीव क्या था हमारा, ठीक है, ये था हमारा स्टीवर्ड। ठीक है, स्टीवर्ड था, ये प्रबंधक था, ये प्रबंधक था स्टेट का। ठीक है, जो जागीर होती है ना, ये जागीर का प्रबंधक था रीव। एंड ये ब्लू कोट पहनता था। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना उसमें वो दिखाइए कि ये ब्लू कोट पहना हुआ है। ओके, एंड इसके पास एक रस्टी ब्लेड है, रस्टी ब्लेड है, ओल्ड है एंड ये इजली ट्रस्ट नहीं करता किसी पे। ठीक है, ये इजली ट्रस्ट नहीं करता है किसी पे भी, ये ना इजली ट्रस्ट नहीं करेगा, बिलीव नहीं करेगा, डज नॉट ट्रस्ट इजली ऑन एनीबॉडी। ठीक है, तो ये हमारा 5 कैरेक्टर मैंने इसे बता दिया। अब हम अपने 6 कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। जो हमारे 6 कैरेक्टर हैं इस बुक के, उसका नाम है वाइफ ऑफ बाथ। ठीक है, वाइफ ऑफ बाथ। जो इसका ओरिजिनल नेम है ना वो है एलिशन। ठीक है,
एलिशन इसका रियल नेम है। ये रेड कलर की स्टॉकिंग पहनी हुई है, ठीक है। 5 बार इसने शादी कर लिया है, ठीक है। और इसके सेवरल अफेयर भी हैं, ओके, सेवरल अफेयर हैं। इनके दांतों के बीच में ना गैप है, ठीक है, गैप है, गैप बिटवीन टूथ, ओके। एंड ये लिटिल बिट जो है ना डीफ भी है, ठीक है, इसको थोड़ा कम सुनाई देता है, ओके, लिटिल बिट डीफ भी है ये। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ वाइफ ऑफ बाथ जो है ना, जिसका ओरिजिनल नेम था एलिशन, ये उसके बारे में डिटेल हुआ, कैरेक्टर के बारे में। 6 कैरेक्टर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं 7 कैरेक्टर पे। जो 7 कैरेक्टर है मेरा, वो है, हाँ, क्लर्क, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है। क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड जो मेरा कैरेक्टर है वो सिंसियर है, ठीक है। ये सिंसियर है, हमारा पढ़ने में तेज है, पुअर है, ठीक है। बट इसके पास जो भी पैसे हैं ना, उस बुक को ये उस पैसे को यूज करता है बुक खरीदने में। काफी कम बोलता है, बट जब भी ये बोलता है ना तो विजडम वाली बातें करता है, ठीक है, बुद्धिमानी वाली ये बातें करता है, ऐसे बोलता है ये बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ हमारा क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड का, ठीक है। 8 जो है हमारा वो है फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन। ये लैंड ओनर है, ठीक है, लैंड ओनर है, वेल्दी है, पैसे हैं इसके पास, ठीक है, वेल्दी है। और इसकी जो प्लेजर है ना, इसको जिसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, वो है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, 8। अब हम बात करते हैं 9th कैरेक्टर के बारे में। तो 9th कैरेक्टर जो है हमारा वो है डॉक्टर का, डॉक्टर बोलो या फिर फिजिशियन बोल दो, ठीक है। ये हेल्दी है, अपने हेल्थ के प्रति ना ये काफी ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। और इसने जो है ना काफी पैसे बनाए, ठीक है, मेक मनी। कब बनाए हैं? ड्यूरिंग प्लेग, प्लेग के टाइम पे इसने काफी ज्यादा पैसे बनाए, ओके। तो हमने 9 कैरेक्टर देख लिया अभी तक। अब हम 10 कैरेक्टर पर बात करते हैं। जो 10th कैरेक्टर मेरा वो है हमारा पार्डनर, ठीक है। पार्डनर का क्या कैरेक्टर है? इसके जो बाल हैं वो येलो कलर के हैं, ठीक है। आवाज जो है इसकी बकरी जैसी है, ठीक है। और ये अपनी मनी बनाने के लिए ना, मनी बनाने के लिए ये, ठीक है, ये ट्रिकिंग करता है, ठगता है लोगों को, ठीक है। जो एम्प्लॉय है ना ये उसे ठग लेता है। अब ये काफी ज्यादा लालची है, इससे मुझे ये पता चलता है क्या कि ये काफी ज्यादा लालची किस्म का होगा, ये ट्रिक करके ना मनी किसी से भी ऐंठ लेता था, ठीक है। 10th हो गया। अब हम बात करते हैं अपने 11 कैरेक्टर पे। 11 जो कैरेक्टर है वो है मेरा शिपमैन। ये एक्सपर्ट है अपने काम में, ठीक है, एक्सपर्ट सेलर है। और ये अपने आप को काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है शिप पे, ओशियन में, ठीक है, एज कॉम्पेयर टू लैंड, ओके। अब 12 कैरेक्टर पे हम आते हैं। जो 12 कैरेक्टर है वो है मेरा प्रेयरनेस का, ठीक है। इसका जो रियल नेम है, रियल नेम जो है इसका वो है मैडम, ठीक है, मैडम एलेंटाइन। मैडम एलेंटाइन जो है इसका रियल नेम है, ठीक है। ये मॉडेस्ट है, उदार है दिल की। और ये जो है ना एक गोल्ड गोल्ड ब्रॉन्च जो है वो पहनती है, ठीक है, वो वियर करती है। और उस पे क्या लिखा हुआ है? उस पे लिखा हुआ है लव कनकर लव कनकर ऑल, ठीक है। उसके ब्रॉन्च पे क्या लिखा हुआ है? लव कनकर्स ऑन ऑल। तो ये मैंने अभी तक 12 कैरेक्टर देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं अपने आगे के कैरेक्टर के बारे में, 13th कैरेक्टर, ठीक है।
जो हमारा 13 कैरेक्टर है वो है मॉन्क का। मॉन्क मतलब क्या होता है? ठीक है, मॉन्क है साधु टाइप का है, बट जिसका कैरेक्टर है ना वो बिल्कुल इसके नाम से, प्रोफेशन से बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट टू देयर प्रोफेशन। ठीक है, अपने प्रोफेशन से बिल्कुल उसका कैरेक्टर जो है ना वो अलग है। क्या है? इसे हंटिंग पसंद है। ठीक है, ड्रिंकिंग पसंद है। ये इररिलीजियस है, ज्यादा ये बिलीव नहीं करता रिलीजियस वगैरह पे। ठीक है, ये जो है बूट वेयर करता है, हंटिंग बूट वेयर करता है। ठीक है, हंटिंग बूट ये वेयर करता है एंड फर ये पहनता है। ठीक है, ये हो गया मेरा कुछ मॉन्क का कैरेक्टर 13। अब हम आगे चलते हैं 14 पे। तो एक है हमारा नन्स प्रीस्ट। ठीक है, इसके बारे में बेसिकली कुछ खास नहीं है, बस आप ये जान लो ना कि एक कैरेक्टर था नन्स। ठीक है, नन्स प्रीस्ट, दैट्स इट। इसमें कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है, कुछ खास कैरेक्टर इसका बुक में दिया हुआ भी नहीं है। अब जो हमारा 15th कैरेक्टर है वो है मर्चेंट। ठीक है, ये है एरोगेंस है। ठीक है, धूर्त किस्म का आदमी है ये। ठीक है, और ये बिलीव करता है कि ये जो है एक्सपर्ट है। ठीक है, ट्रेड में इससे ज्यादा कोई बुद्धिमान हो ही नहीं सकता है ट्रेड में। ठीक है, तो ये मर्चेंट का बिलीव है। और ये किसको दिखाता है? ये दिखा रहा है मेरा राइजिंग अपर क्लास को। राइजिंग मिडिल अपर क्लास था ना, राइडिंग मिडिल क्लास, मिडिल क्लास जिसे हम बोल रहे थे। जो एक मेरा फोर्थ क्लास सामने आ रहा था 14th सेंचुरी में, अर्बन मिडिल क्लास, वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है मर्चेंट। ठीक है, नाउ 15th कैरेक्टर के बाद हम आते हैं अपने 16th कैरेक्टर पे। 16। ठीक है, फ्रायर। फ्रायर मतलब क्या होता है? तपस्वी। ठीक है, फ्रायर मतलब होता है तपस्वी। ये भी अपने गुण से, अपने प्रोफेशन से बिल्कुल अपोजिट था। ठीक है, सेम ये सिड्यूस करता था गर्ल्स को एंड देन अरेंज करता था उसकी मैरिज, अरेंज देयर मैरिज, उसकी मैरिज को ये अरेंज करता था। एंड इसका जो ज़्यादातर टाइम है ना वो बार में चला जाता था, और इसे भी ड्रिंकिंग, हंटिंग करना ये सब काफ़ी ज़्यादा पसंद था। ओके, ये गरीबों की बात भी नहीं सुनता था कि गरीब कुछ भी, क्योंकि वो इसे पैसा नहीं दे सकते थे, इसलिए ये जो है ना उसकी बात भी नहीं सुनता था। इसका जो रियल नेम था, ठीक है, रियल नेम था इसका हबर्ड। ठीक है, ये इसका रियल नेम था। 16th हो गए, अब हम 17 कैरेक्टर पे आते हैं अपने। ठीक है, जो 17 कैरेक्टर है वो है हमारा सर्जेंट ऑफ लॉ। सर्जेंट ऑफ लॉ, ठीक है, ये न्याय प्रिय था। ठीक है, जस्टिस लवर था ये, इसे जस्टिस पसंद था। ठीक है, नाउ 18 जो कैरेक्टर है वो है हमारा गिल्ड्समेंट। गिल्ड्समेंट के बारे में हमने पढ़ा था ना कि ये एक एसोसिएशन था प्रोड्यूसर का। ठीक है, तो इसमें जो है ना 5 मेंबर थे टोटल। ठीक है, पहले थे हैबरडेसर, DASHER। ठीक है, हैबरडेसर, कारपेंटर, हैबरडेसर, कारपेंटर, वेवर, डायर। ठीक है, और टेप्स्ट्री मेकर। ठीक है, ये सारे इसके मेंबर थे, और ये भी किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? क्योंकि ये सारे प्रोफेशन है, तो ये किसे रिप्रेजेंट करेंगे? अर्बन मिडिल क्लास को। ठीक है, ये उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके बाद 19th नंबर पे जो हमारे कैरेक्टर है वो है पार्सन, कुक है। ठीक है, 19 पे कुक आता है। ठीक है, ये किसका कुक था? ये कुक था गिल्ड्समेंट का। ठीक है, ये इसके लिए काम करता था,
और ये अपने कुकिंग में ना अपने स्किल में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था और ये काफी अच्छा फूड बनाता था। ओके। 1920 जो हमारा कैरेक्टर है वो है पार्सन। ठीक है। पार्सन जो है पुअर था बट ये ऑनेस्ट था। ठीक है, ये चोरी चमारी से में बिलीव नहीं करता था, गरीब था बट ये ऑनेस्ट था। ओके। और ये जो है ना गॉस्पेल जो बुक है उसे फॉलो करता था और अपने जीवन में उसे लाता भी था, अपने जीवन में उसे इन्वॉल्व भी करता था। ठीक है। 21 कैरेक्टर जो है हमारा वो है प्लॉमैन। प्लॉमैन जो है पार्सन का इसका ब्रदर था ये। ठीक है। पार्सन का ब्रदर था, गरीब था एंड ऑनेस्ट था, ये भी ऑनेस्ट था। ठीक है, 21 हो गया। अब हम बात करते हैं 22 कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर है ये है मेरा मैंसिपल। ये कोर्ट में काम करता था। ठीक है। स्मार्ट था। ठीक है। इलिटरेट था ये। इलिटरेट था बट स्मार्ट था। ठीक है। लोगों से काम कैसे निकलवाना है, उससे पैसे कैसे ऐंठने हैं। ठीक है। ठीक है, ये भी ट्रिकिंग का काम करता था। ट्रिकिंग एम्प्लॉय टू मेक प्रॉफिट। ठीक है। कैसे काम निकलवाना है ये इसका काम था म्युनिसिपल का। उसके बाद जो मेरा लास्ट कैरेक्टर है समनर का। ठीक है। ये ऑफिसर था। ठीक है। ऑफ चर्च। और इसका काम क्या होता था, समन करता था ये लोगों को चर्च के ट्रायल के लिए। ठीक है। ये इसका काम था। इसकी जो स्किन थी ना वो बहुत ही ज्यादा पिंपल से भरी हुई थी। ठीक है। ये अनअट्रैक्टिव लगता था दिखने में। इसके स्किन का जो कलर था ना वो रेडिश था। ठीक है, रेडिश कंपल्सन था इसका स्किन का। और काफी ज्यादा ये करप्ट था। ठीक है, ये भी करप्ट था। एंड इसके मुंह से ना बदबू आती थी। ठीक है। ठीक है। और बदबू क्यों आती थी इसके माउथ से, क्योंकि ये लव करता था ईट करने के लिए। ठीक है। लव टू ईट गार्लिक एंड पिक। ठीक है। गार्लिक एंड पिक, गार्लिक और ये हरा प्याज। ठीक है, ये हरा प्याज होता है, पिक मतलब हरा प्याज। ये इसे बहुत ज्यादा पसंद था। ठीक है। जिस कारण से जो है ना इसके जो मुंह है ना वो काफी ज्यादा स्मेल करती थी। तो ये टोटल जो है ना 23 कैरेक्टर थे हमारे। ठीक है। एंड इसके बाद का जो वीडियो है मैं आपका नेक्स्ट सेशन में लाऊंगी। आज के लिए इतना ही। आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, एंड अगर आप लोग को कोई सजेशन हो तो आप वो भी हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद आप सभी का।